नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। ज्योमेट्री जो चैप्टर है अभी हम वो सोल्व कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, त्रिभुज, देखो त्रिभुज होता है कि आप सबको पता है कि तीन भुजाओं से बंद गिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं आपको। अब इसमें देखो कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए इसके ये त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ एंगल है आपके पास क्या है एक्स वाई जेड। तो देखो जो ये तीनों एंगल है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा अपने पास 180 डिग्री होगा। और अब देख लीजिए, मान लीजिए भुजा है, इस भुजा का माप ए है, इस भुजा का माप बी है और इस भुजा का माप सी है। तो हमेशा जो किसी भी भुजा का माप जो अन्य दो भुजाएं है ना उनसे छोटा, उनके योग से हमेशा छोटा होगा। जैसे मैं बोलूं ए, अगर ए है तो ए हमेशा छोटी होगी किससे, बी प्लस सी से। ठीक है, उसी तरीके से बी भुजा हमेशा छोटी होगी इन दोनों के योग से, सी प्लस ए से। ठीक है, और इसी तरह जो सी भुजा है, सी भुजा हमेशा छोटी होगी आपके अन्य दो भुजाएं कौन सी है, बी प्लस ए के योग से। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, और त्रिभुज की कोई भी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ए आपके पास 6 है, ठीक है, बी आपके पास 4 है और सी आपके पास 5 है। तो अब देखिए, जो ये 6 है भुजा, एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। 6 जो है, 5 और 4 9, छोटी है। ठीक है, इसी तरीके से बी लेते हैं, बी क्या है 4, और शेष दो भुजाएं कौन सी 5 और 6 11, इससे छोटी है ना। और इसी तरीके से भुजा सी क्या है आपके पास 5। ठीक है, ये अन्य दो भुजाओं का योग क्या है 10, उससे छोटी। तो ठीक है, ये यहाँ प्रूव होता है। तो देखो, आपको कोई भी ऐसी एक 3 संख्याएं दे सकते हो, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या इनसे त्रिभुज बनना पॉसिबल है या नहीं। तो हम इस तरीके से हम उसको निकाल के देख सकते हैं कि उन भुजाओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इसी में एक चीज और देखेंगे हम। इसी में देखो एक चीज और है, यहां तो हमने देखा कि बड़ा होगा, तो इसमें एक रिलेशन और निकल के आता है कि जो ये एक भुजा होती है ना, अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। मतलब ये किससे बड़ी होगी, बी माइनस सी। जो भी बड़ी भुजा हो उसको पहले लिख लेना। ठीक है, तो ये इसके अंतर, या अंतर लिख देता हूं मैं, मोड लिख देता हूं ताकि आप समझ। तो देखो ए का माप क्या, 6, 6 हमेशा बड़ा होगा किसका, इन दोनों के अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, तो ये 1 से बड़ा है। उसी तरीके से भुजा बी ले लीजिए आप, बी हमेशा बड़ी होगी किनके, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, बी लिया था ना हमने, तो 6 माइनस 5, तो ये क्या आ गया ए माइनस का सी से बड़ा है। इसी तरीके से भुजा सी भुजा जो है वो इन दोनों के अंतर से बड़ी होगी, मतलब ए माइनस बी से। तो देखो क्या है, सी भुजा 5 है ना, 5 ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज देख लेना आप कि त्रिभुज की कोई भी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से तो क्या होगी छोटी, लेकिन उनके अंतर से क्या होगी हमेशा बड़ी होगी। इन दोनों से आपको एक चीज समझ में आई होगी। देखो एक प्रॉपर्टीज की ओर देखना आप। मान लीजिए अगर इस भुजा को मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, ये वाली भुजा, तो ये क्या है इसका 22 कोण है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ बुलाता हूँ, इसको इस वाली भुजा को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये क्या है, ये भी इसका 22 कोण है। तो यहाँ जो ये एंगल बन रहे हैं ना आपका, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण, ये वाले एंगल हमेशा आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर इस एंगल को मैं नाम देता हूँ 1, ठीक है, अगर इस एंगल को मैं नाम देता हूँ 1, इस एंगल को नाम देता हूँ 2, तो ये वाला जो एंगल है ना 1, इसके अंदर जो बनने वाले दोनों एंगल है ना, इसके अपोजिट में वाई और जेड बन रहे हैं, ये इसके योग के बराबर होंगे। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल एक्स, सॉरी एक्स तो यहाँ है ना, वाई प्लस जेड, एंगल 1 इक्वल टू वाई प्लस एंगल जेड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब देखो अगर, और ये एंगल 2 भी इसी के बराबर है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी यहाँ से और समझने की कोशिश करना। इस एंगल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ 3। तो ये जो 3 एंगल है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये वाला जो 3 है ना, इसके अपोजिट में जो अंदर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, दोनों अंतर कोण, ये कौन से हो जाएंगे, एक्स और वाई के बराबर होगा। ठीक है,
ये गांठ बांध लीजिएगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 6, तो ये एंगल 6 किसके बराबर होगा हमारे पास, ये जो अंदर जो इसके अपोजिट में जो दोनों एंगल है ना, इसके साथ वाले को छोड़ के इसके इक्वल में होगा। तो ये अगर ये एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। ठीक, इनको क्वेश्चन जब हम करेंगे तब और आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और है वो भी देखते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज यहाँ देखना, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल आपको 90 डिग्री का मिल जाए ना, तो वो त्रिभुज आपके पास क्या होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एंगल हमेशा क्या होगा आपके पास, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जो बेस होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं लंब, और इसको हम बोलते हैं क्या, कर्ण। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन आप देख लेना, कर्ण आपके पास हमेशा होगा, एक रिलेशन होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होगा। अगर मैं मान लेता हूं, अगर ये मेरे पास 5 है, देखो एक बता रहा हूँ ट्रिपलेट्स बनते हैं 5, 3 और 4। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो 25 इक्वल टू 25। तो ठीक है, समकोण त्रिभुज, जब भी आपको समकोण त्रिभुज मिले तो ये आप कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी और देख लेना, त्रिभुज में हमेशा सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी होगी। मतलब ये एंगल सबसे बड़ा होगा ना 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा इससे, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी त्रिभुज के अंदर। ठीक है, यह एक प्रॉपर्टी और देखना, मान लीजिए कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये ए बी और सी, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समान हो जिसकी बाहु, मतलब सभी भुजाएं समान, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, और एक चीज और, अगर सभी भुजाएं समान होगी ना, तो इसका एंगल, तीनों एंगल क्या होंगे, 60-60-60 होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होगी तो तीनों एंगल भी क्या होंगे हमेशा हमारे पास 60-60 और 60 होंगे। उसी तरीके से समबाहु त्रिभुज होगा ना आपके पास, नाम दे दीजिए एक्स वाई जेड। सम, ये क्या होगा आपके पास, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान, तो इसको क्या नाम देंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है और समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। ये दो समान भुजाएं हैं ना, तो इनके सामने जो बनने वाले कोण है ये भी हमेशा क्या होंगे, अगर ये एक्स है ना तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको समझ में आया होगा, दो भुजाएं समान होती है और समान भुजाओं के सामने वाले बनने वाले कोण भी हमेशा क्या होंगे, समान ही होंगे। देखो ये तो हो गया आपके पास भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब हम एक बार एंगल वाले जो होते हैं ना, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर तो समबाहु समद्विबाहु था, एक कोण के आधार पर समकोण तो आपने देख लिया, अब न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज भी हम आगे देख ही लेते हैं। देखिए यह हमने देखा था कि अगर त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, तो वो देखो वो तो हो जाएगा समकोण। लेकिन क्या हो, अगर मान लीजिए त्रिभुज ऐसा दे रखा हो, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज में तो क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब किसी भुजा के दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन इधर क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए कि तीन भुजाएं हैं आपके पास 5, 7 और 8। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखिए ये कितना हो रहा है आपके पास 49 और 25 का योग कितना होता है 74, और 74 क्या आपके पास बड़ा है 64 से। तो ये क्या हो जाएगा, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होना, तो ये तो क्या हो जाता है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझ में आई होगी, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो वो तो क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, और दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम उल्टी कंडीशन में ले लें कि मान लीजिए ये त्रिभुज है आपके पास, तो इस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास, इसका एक ले लेते हैं
एग्जाम्पल 4, 7 और 5। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी भुजा 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 49, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो देखो यहाँ क्या कंडीशन बन रही है आपके पास 49 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास 41। अब देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको समझ में आया होगा समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तीनों एंगल समकोण में क्या होगा कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। न्यून कोण में क्या होगा कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। और अधिक कोण में क्या होगा जो दो भुजाओं के वर्गों का योग होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग से हमेशा छोटा होगा। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ आप सबसे लंबी भुजा के ही लेना और दूसरे को अपोजिट में रखना। ठीक है, तो ये होगी आपके पास कोणों के आधार पर भी हमने त्रिभुजों को देख लिया। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं त्रिभुज की। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको त्रिभुज दे रखा हो, ठीक है, तो उसके 22 कोण, ये जो 22 कोण होता है ना, इसको अगर मैं 1 मानूं तो इसका जो सम ये किसके बराबर होता है, दो जो इंटरनल एंगल होते हैं ना उसके सम के बराबर होगा। मतलब एंगल 1 इक्वल टू हमेशा क्या होगा आपके पास एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के इक्वल में होगा। एक प्रॉपर्टी तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखो अब आप कहोगे कि सर हम अगर इसको बढ़ा दे तो ये एंगल, तो ये वैसे भी ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, अगर ये 1 है तो ये 1 भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये वाला इन एंगल का जो सम होगा ना, ये एंगल 2 का सम, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, इंटरनल जो एंगल है इसके अपोजिट में एंगल वाई प्लस एंगल जेड के सम के इक्वल होगा। तो ठीक है, एक प्रॉपर्टीज आप ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं मैं आपको, वो भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, अगर किसी भी भुजा के समानांतर अगर दूसरी भुजा, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, और एक ये भुजा है डी और ई, और मान लीजिए और इसके अंदर डी ई जो है ना आपके समानांतर है किसके, भुजा बीसी के। त्रिभुज है, अगर बीसी के समानांतर डी ई है ना, तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका जो रेशियो होगा ना ए डी अपॉन डी बी, ये रेशियो हमेशा इक्वल होगा आपके पास ए ई अपॉन ई सी के। ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसी में ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, आपको कुछ भी दे देना है इनमें से, अगर इनमें से तीन चीजें दे रही है, मान लो ए डी का माप दे दीजिए, ये दो ए भुजा दे दे, ये दे दो और तीसरी पूछे, तो आप इस रिलेशन से रख के इसको निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो मैं आपको ये भुजा देता हूँ यहाँ, ये 2 या 3 दे देता हूँ यहाँ, और इस ये अगर मैं आपको बोल देता हूँ 6, तो इसका माप क्या होगा x। तो आप क्या करो यहाँ से राइट, हमको क्या पता है ए डी अपॉन डी बी, तो 3/2 ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन, तो ए ई का माप हमें 6 दिया है और पूछा क्या ई सी पूछा था, तो ई सी की बाय एक्स। तो यहाँ से देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4, ये 4 आ गया। अब देखिए रेशियो देखिए, ये 3/2 में तो अब 6 और 4 है ना, इसको भी रेशियो निकाल दो 3/2। मतलब इन भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या समान होगा, लेकिन कंडीशन वही है कि ये दो भुजाएं हमेशा समानांतर होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारे पास। अब अगली देखिएगा, अगर कोई आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है। मान लीजिए दो भुजाएं समान है, ठीक है, थोड़ा शेप मत देखना, मान लेना ये अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है और इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु ये है, इसका तो ये ए है और इसका मध्य बिंदु बी है। अगर हम इसको मिलाते हैं ना, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा जो इसके समानांतर जो भुजा होगी ना, ये क्या होगी आपके पास वाई जेड। ठीक है, तो वाई जेड जो है ना वो हमेशा क्या होगी ए बी की दुगनी होगी, मतलब 2ab, मतलब ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ वाई जेड बाय 2। अगर मैं बोलता हूँ अगर ये रेखा 10 है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तो क्या था कि
किसी भी बिंदु पर मिला रहे हैं, लेकिन कंडीशन वही थी कि ये दोनों समानांतर हो। चाहे ये भुजा यहाँ पे भी होती ना तो भी हम क्या कहते हैं कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं होंगी ना, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उसके समानांतर जो तीसरी भुजा होगी उससे आधी होगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज भी एक बार देख लेना आप। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि माध्यिका होती क्या है। ठीक है, माध्यिका क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं हम आपका। ठीक है, तो किसी भी शीर्ष से ये शीर्ष दिख रहे हैं ना आपको, एक ये एक्स वाई और जेड, तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा देखो, वाई और जेड का मध्य बिंदु क्या है, ये, तो इसके शीर्ष से जब हम सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं ना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो इसको मैं नाम दे, ये तो यहाँ क्या हो गई हमारे पास माध्यिका, एक्स ए हो गई। मतलब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं ना, तो वही क्या हो जाती है, हमारे पास माध्यिका हो जाती है। मान लीजिए एक्स और जेड का मध्य बिंदु बी है, तो वाई से एक सीधी रेखा में बी पे डालता हूँ, तो ये वाई बी भी हमारे पास क्या हो गई, एक माध्यिका हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स और वाई के बीच का मध्य बिंदु सी है, तो जेड से जब मैं सी पे, ये तो एक माध्यिका क्या हो गई हमारे पास, सी जेड। तो आपको समझ में आया होगा कि माध्यिका होती क्या है। अब एक चीज और, माध्यिका जो होती है ना, वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब एक मैं वापस आपको बता देता हूँ यहाँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, इसका मध्य बिंदु यहाँ है ए, तो ये जो सामने वाले शीर्ष से हम इसके मध्य बिंदु पर जो रेखा खींचते हैं, ये माध्यिका हो गई ना आपके पास। एक्स ए जो ये माध्यिका है, ये त्रिभुज को आपको हमेशा दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब आपके पास त्रिभुज एक्स वाई ए का एरिया किसके इक्वल होगा, आपके पास त्रिभुज एक्स ए जेड के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको बात। मतलब एक्स वाई ए का एरिया एक्स वाई जेड बी के इक्वल होगा। इसी तरीके से आपकी जो वाई बी माध्यिका है ना, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमेशा आपके पास इक्वल होगा। और देखो अभी तीनों, अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एरिया ए इस वाले एरिया के बराबर। अगर मैं बोल देता हूँ आपको कि इसके सामने वाली भुजा ये बी, तो ये वाला मैंने जो माध्यिका खींची ना, तो ये भी क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, और जब मैं इससे इसके सामने वाली एक्स और वाई के मध्य बिंदु को इससे मिलाऊंगा, तो ये भी एक माध्यिका हो गई। तो ये जो छह आपके हिस्से बने ना, इन छहों का एरिया हमेशा बराबर होगा। मतलब एक दो तीन चार पाँच छः। तो मतलब अब देखो, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता हूँ मैं इसको जो। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ तीनों माध्यिकाएं मिलेगी त्रिभुज के अंदर, जहाँ त्रिभुज की ये माध्यिकाएं मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, तो पूछ लेता है केंद्रक क्या होता है, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। देखो यहाँ एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मैं बोल देता हूँ आपको, इस पूरे त्रिभुज का एरिया अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इस पूरे त्रिभुज का एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं आपको सिंपल सा पूछ लूँ वाई ओ सी, त्रिभुज वाई ओ सी का एरिया क्या होगा, वाई ओ सी, तो आप क्या करोगे, देखो 6 हिस्से हो रहे हैं ना, तो सीधा सा बात है 36/6, ये क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा तो एक्स वाई ए, तो इसका आधा हिस्सा हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं हम 2 का भाग लगा देते हैं, 36/2, तो इसका क्या आता है 18। ठीक है, इस तरह से आपको किसी भी पूछे, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो ठीक है, माध्यिका आपको समझ में आया। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा, जिस रेखा से हम मिलाते हैं वही क्या होती है, माध्यिका होती है। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका फंडा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब अंतः केंद्र के बारे में देखिए, अंतः केंद्र क्या होता है। ठीक है, देखिए ये छोटी छोटी टर्म्स है, लेकिन इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं, इसको नाम दे देता हूं ए बी और सी, उसके 3 ए बी सी एंगल है। अब देखिए
इनके कोणों के समद्विभाजक, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर बी की वैल्यू अगर मेरे 60 डिग्री है तो इसके जो 30 डिग्री पे निकलेगी ना ये भुजा, मतलब कोणों के समद्विभाजक, इसका ये समद्विभाजक, इसी तरीके से इसका भी कोई समद्विभाजक रहा होगा, मतलब कोणों का आधा, और इसका भी कोई समद्विभाजक रहा होगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक मतलब इनका आधा आधा, इसके आधे से जो रेखा खींची, इस एंगल के आधे से रेखा, इस एंगल के आधे से, तो कोणों के, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र की एक प्रॉपर्टी और है, अगर यहाँ प्रकार रख के आप चाप खींचोगे ना, तो यहाँ एक तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक त्रिभुज, एक अंदर एक वृत्त बनेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। समझ में आया होगा आपके पास कि अंतः केंद्र होता क्या है। और देखो, चाहे आप समकोण ले लो, ठीक है, चाहे अधिक कोण ले लो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज ले लो, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, हमेशा अंतः केंद्र उसके त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। तो अंतः केंद्र आपको समझ में आया होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां जिस बिंदु पर आके मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र से जब से आप वृत्त खींचोगे ना, तो ये तीनों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करता हुआ बनेगा। ठीक है, अंतः केंद्र के बारे में ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना आप। अब देखिए, अब एक परिकेंद्र की प्रॉपर्टी भी आप देख ही लीजिए। परिकेंद्र क्या होता है, देखो वापस एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एक त्रिभुज है आपके पास, इसको मान लेते हैं हम ए बी और सी त्रिभुज है। तो देखो एक चीज बताओ, बचपन में हमने सबने किया है, ये एक भुजा है ए बी, तो जब हम इस भुजा को, हमारे को दो बराबर हिस्सों में बांटना होता तो हम क्या करते थे, एक प्रकार की नोक रखते थे, एक चाप यहाँ खींचते थे, एक यहाँ खींचते थे, फिर यहाँ ले लेते, एक यहाँ खींचते थे, एक यहाँ खींचते थे, और इसको हम मिला लेते थे। जिस बिंदु पे ये मिलती थी वही हमारा क्या होता था, मध्य बिंदु। ऐसा ही इन भुजाओं के मध्य बिंदु, जब आप चाप काटोगे तो मध्य बिंदु कुछ मिलेगा इसका, तो इस भुजा का मध्य बिंदु कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इस भुजा का भी जब आप चाप काटोगे एक इधर तो मध्य बिंदु, मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, तो भुजाओं के मध्य बिंदु, अंतः केंद्र में क्या हो रहा था आपके पास, कोणों के समद्विभाजक, लेकिन परिकेंद्र, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र में क्या होगा, भुजाओं के समद्विभाजक, भुजाओं के समद्विभाजक जहाँ मिलेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। वो परिकेंद्र की प्रॉपर्टी याद रखना, परिकेंद्र से जब आप वृत्त खींचोगे ना, तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाता हुआ एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो अंतःवृत्त में तो क्या बनता था, अंतःवृत्त बनता था, लेकिन परिकेंद्र में क्या बन जाएगा, परिवृत्त बनेगा, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को के शीर्षों को छूता हुआ निकलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। और इसमें एक चीज और, अंतः केंद्र में तो क्या हो रहा था आपके पास, तीनों जो, चाहे न्यून कोण ले लो, सम अधिक कोण ले लो, चाहे समकोण ले लो, सब में क्या हो रहा था कि त्रिभुज के अंदर ही अंतः केंद्र होता था। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ लिख लेना, न्यून कोण त्रिभुज जो होगा ना, न्यून कोण त्रिभुज, उसमें परिकेंद्र क्या होगा, उसमें परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है, उसमें त्रिभुज के अंदर। और जो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा आपके पास, उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, कर्ण के मध्य बिंदु पर। ठीक है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। ओके, और अधिक कोण जो त्रिभुज होगा ना, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें क्या बनेगा आपके पास, वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो ना, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और माध्यिका वाला केंद्र, तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा इस पे। और ये 3 या 4 जो है ना आपके पास, एक लंब केंद्र भी पढ़ेंगे हम, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए, केंद्र का हमने देख लिया, माध्यिका से माध्यिकाएं जहाँ मिलती है वो केंद्र, अंतः केंद्र हमने देख लिया, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं वो अंतः केंद्र, और भुजाओं के समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं वो क्या हो जाता है हमारे पास, उसका परिकेंद्र हो जाता है। अब लंब केंद्र भी हम देख लेते हैं। देखो लंब केंद्र क्या होता है, एक ही त्रिभुज, देखो हमें हमेशा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा।
अगर ये ए बी सी, अगर इस शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर अगर मैं लंब डालता हूँ, लंब मतलब सीधा ये 90 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए एक्स नाम देता हूँ। तो ये ए एक्स क्या होगा हमारे पास, शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, अब समझाता हूँ लंब केंद्र क्या होता है। इससे हमने इस शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाला, ये शीर्ष लंब, ठीक है। अब जब इस भुजा से मैं सामने वाली से भुजा पे ये डालता हूँ, ये लंब, इससे भी मैं डालता हूँ सामने वाली भुजा पर ये शीर्ष लंब। तो तीनों भुजाओं के नाम दे दीजिए आप, ए बी सी मुझे डी ई एफ। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर जब हम शीर्ष लंब मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, शीर्ष लंब डालते हैं, तो ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं ना हमें त्रिभुज के, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, लंब केंद्र हो जाता है। होप आपको समझ में आए होंगे कि ये चारों प्रॉपर्टियां जो मैंने आपको दिखाई ये होती क्या है। और इसमें लंब केंद्र में एक प्रॉपर्टीज आप और एक ध्यान से देख लेना, इसमें हमेशा ये जो एंगल ए है ना, इस एंगल ए और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी, इनका जो सम होगा ना वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां देख लेना, ये एंगल बी और ये क्या बन रहा है, एंगल बी के सामने ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, इसका सम भी क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल सी, ये वाला एंगल सी, इसके सामने कौन सा बन रहा है, बी ओ ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ ए, इसका सम भी क्या होगा आपके पास, हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए वापिस वही कि शीर्ष जो ये आपके लंब केंद्र होता है ना, समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज में, ये देखो ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में कहाँ होगा, अधिक कोण त्रिभुज में आपका लंब केंद्र कहाँ होगा, और न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में आपका लंब केंद्र कहाँ होगा। तो समकोण त्रिभुज जो होगा ना आपके पास, देखो ये समकोण, ठीक है। अब देखिए इस शीर्ष से आप लंब डालोगे तो ये शीर्ष लंब यही तो है ना, ये वाला, और इस वाले भुजा से क्या शीर्ष लंब यही है, सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री, और इससे आप जब डालोगे आप 90 डिग्री, ठीक है, इस वाले शीर्ष से तो ये वाला, तो देखो ये यहाँ लंब आपने डाला है 90 डिग्री, लेकिन ये मिला कहाँ है, तीनों यही मिल रहे हैं ना। तो समकोण का जो होगा, समकोण का जो लंब केंद्र होगा ना वो आपका क्या होगा, जो समकोण वाला शीर्ष होता है ना, ये यही आपके पास क्या होगा, इसका लंब केंद्र होगा, ठीक है। तो समकोण में आपको पता चल गया, समकोण का लंब केंद्र कहाँ होता है, उसके समकोण के शीर्ष पर होता है। और अधिक कोण जो होता है ना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में आपका जो ये होगा, ये क्या बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है, त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको एक एक में डीपली समझा दूंगा, बस आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझना हो तो, कि अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझना हो कैसे बन रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो न्यून कोण त्रिभुज होगा ना, न्यून कोण त्रिभुज में ये क्या होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, केंद्रक जो मध्य केंद्रक जो होता है आपके पास, वो तीनों चाहे कोई सा भी त्रिभुज तीनों के अंदर बनेगा, अंतर केंद्र तीनों अंदर बनेंगे। लंब केंद्र और परिकेंद्र की बात है तो लंब केंद्र में भी आपको पता चल गया, समकोण त्रिभुज में तो समकोण वाले शीर्ष पर, अधिक कोण में बाहर और न्यून कोण में बाहर। और जो परिकेंद्र होता है वो क्या होता है आपके पास, ये तो होता है आपके समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु पर आपका परिकेंद्र बनता है, और अधिक कोण में वही त्रिभुज के बाहर और न्यून कोण में वही त्रिभुज के अंदर। अब देखो यहाँ तक आया तो मैं आपको एक चीज और समझा ही देता हूँ मैं परिकेंद्र वाली, कि वो समकोण, मान लीजिए ये परिकेंद्र वाली बता रहा हूँ, इसको थोड़ा लिंक से हट के देखिएगा, ठीक है। कि ये मैंने आपको बताया कि समकोण जो एंगल होता है ना, समकोण के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर बनता है। कैसे, अब देखो ये वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु कहाँ आएगा हमारे पास, इसका मध्य बिंदु ऐसे ही आएगा ना, ये भुजाओं का समद्विभाजक है ना, तो भुजाओं को जब हम दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये आधा यहाँ आएगा। अब देखो, अब ये वाली भुजा जब इसको आप दो हिस्सों में बांटोगे तो ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। और जो ये वाली भुजा है ना कर्ण, इसको भी जब आप दो हिस्सों में बांटोगे तो ये ऐसा निकलेगा। तो देखो इसका परिकेंद्र का बनेगा, तो परिकेंद्र आपको समझ में आया होगा
कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र तो क्या बनेगा, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा, और जो शीर्ष लंब होता है वो क्या बनेगा, समकोण के एंगल पर ही बनेगा। ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब कुछ और बेसिक सेंस के जो देखते हैं प्रॉपर्टीज आपके लिए। देखो, अब जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दिमाग में बिठा लेना, अक्सर इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी, अब इसको भूल जाइएगा, ए बी सी इसको देखिएगा। तो जो एंगल बी और एंगल सी है ना, तो मान लीजिए इन कोणों के अर्धक, मतलब कोणों के समद्विभाजक, ठीक है, कोणों के अर्धक। तो ये मान लीजिए ये कोण बी का अर्धक समद्विभाजक, ठीक, और ये कोण सी का समद्विभाजक, ये तो ये जब ये एंगल बी का अर्ध, ये समद्विभाजक, और ये कोण सी का समद्विभाजक, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं एंगल बी और एंगल सी को, और ये जहाँ मिल रहे हैं ना, इसको हम नाम दे देते हैं ए। तो ये जो एंगल बी ओ सी होगा ना आपके पास, एंगल बी ओ सी, ये किसके एंगल, ये किसके इक्वल होगा, 90 प्लस एंगल, ये जो ए वाला एंगल है ना, एंगल ए बाय 2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, एंगल बी और एंगल सी के ये अर्धक है। ठीक है, ये किसका है, अर्धक, मतलब इसके कोणों के समद्विभाजक। अब देखो, अब ये एंगल, ये ए बी सी, इसी को देखना, ये तो हमने इंटरनल गए थे। अगर इसके 22 कोणों के समद्विभाजक, ठीक है, ये रेखा हम खींच देते हैं अर्धक, ये इसके एंगल के ये, ठीक है, तो ये मान लीजिए इस एंगल ओ पे मिलते हैं ना, तो जो ये वाला जो एंगल है ना, ये किसके इक्वल होगा आपके पास, एंगल बी ओ सी, ये किसके एंगल इक्वल होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान रखना। ये कोणों के अर्धक है, ये जरूर ध्यान रखना, समद्विभाजक। ठीक है, इन कोणों के समद्विभाजक को जब हम सीधी रेखा से को आगे बढ़ाते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टीज आप इनकी याद रख लेना। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, बहुत सी बार आपको वो ये वाला एंगल दे देगा और ए पूछेगा, ठीक है, या फिर आपको ए एंगल दे देगा और एंगल के बारे में पूछेगा। वो देखो, चित्र भी बना के नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि, बोलेगा कि एक त्रिभुज एबीसी है, उसके कोण बी और सी के समद्विभाजक जब आप आपस में जहां मिलते हैं, जो एंगल बनता है उस कोण का मान क्या होगा। अगर वो आपको ए का मान दे देगा, तो फिर हमको ये प्रॉपर्टी लगा के उसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए समरूप त्रिभुज के बारे में देखते हैं। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी, अधिकतर उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं, तो समरूप त्रिभुज के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। अब देखिए, दो त्रिभुज आपको सामने दिख रहे होंगे, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखो, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि उनके, मान लीजिए मैं दो त्रिभुज नाम दे देता हूँ ए बी सी, और इसको नाम दे देता हूँ मैं एक्स वाई और जेड, या एंगल भी नाम दे देता हूँ, ये मान लीजिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, या हम ये नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो देखो, इनके जो संगत कोण होते हैं ना, संगत कोण कौन से होते हैं, वाई और बी, एक्स और ए, और जेड और ये मान के ये क्या होंगे आपके पास, समान होंगे। संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब समानुपाती, अगर ये इक्वल नहीं, मतलब इनका अनुपात समान हो ना, तो ये क्या होंगे हमारे पास, समरूप त्रिभुज होंगे। अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, इनका रेशियो समान होगा। मतलब कैसे, भुजा ए बी, ठीक है, इसका रेशियो इसके एक्स वाई, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा आपके पास, बीसी अनुपात, ये बीसी है ना, तो इनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, वाई जेड। इसी तरीके से आपकी ये क्या है, एसी भुजा का अनुपात क्या होगा, एक्स जेड के समान। तो ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। इनमें से मान लीजिए दो भुजा दे देगा, इसका मान लीजिए इसका अगर ये 3 अनुपात, ये 3 और 4 दे दी, और ये आपको 5 दे दी, तो इस भुजा के बारे में पूछ लेगा ये कितनी है। तो फिर आपको यहाँ से प्रॉपर्टी से आप करके निकाल सकते हो। देखो, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3, बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 5 है। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20/3, और ये क्या हो जाएगा, इस भुजा का मान आ जाएगा 20/3। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तो
ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में है वो लगभग सभी हम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ रह गई है ना उनको हम उधर क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, समझने में कहीं दिक्कत आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, या फिर वापस कुछ जो भी आपको जहाँ डाउट होगा उन पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। और ठीक है, अगर अंतः केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक और माध्यिका इनमें आपको कोई डाउट होना तो बता दीजिएगा, वो चारों पॉइंट से लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल के क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।